खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में बज़ाहिर क्या हकीकतन भी कोई हैरत अंगेज़ नतीजा सामने नहीं आया। हर जमात की पार्लिमानी क़यादत ने जो चाहा जैसा चाहा वो वैसे ही नतीजा लाने में कामयाब हुई। हर वक्त बाहम दस्तो गिरेबान रहने वाली सियासी जमातों ने सेनेट के इंतखाबात में ताउन की नई तारीख रकम की। सूबे की तारीख में पहली मरतबा हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमती और हुकूमती अरकान ने अपोजिशन उम्मीदवारों को वोट दिए। 11 में से 6 नशिस्तें सूबाई हुकूमत और 5 जो है अपोजिशन के हिस्से में आईं। लेकिन इसके बावजूद जो है 15 माह की ताख़ीर से होने वाला ये इंतखाबी अमल अमूमी तौर पर तनाज़ों से बच न सका। तहरीक इंसाफ में टिकटों की तकसीम पर झगड़ा हुआ जो बड़ी मुश्किलों से आखिरी वक्त में जाकर कहीं तय हुआ। सूबाई क़यादत पर मुसलसल ये इल्ज़ामात लगते रहे कि जी उसने चंद धन वालों की खातिर पार्टी के जानिसार कारकुनों को नज़रअंदाज किया। सूबाई हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों में जो है टिकटों की तकसीम पर झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन एक आध सीट पर रिश्तेदारों और दोस्तों को नवाजने और पार्टी की हकीकी सूबाई क़यादत को नज़रअंदाज करने पर जो है चहमगोइयाँ ज़रूर हुई। खैर ये पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन की पुरानी रिवायत है। अगर आदाद शुमार की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, जिसमें 25 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 144 वोट डाले गए। इंतखाबात का अमल कैसा रहा, अलीमीन गंडापुर साहब ने अंदरूनी मुखालफत पर कैसे काबू पाया, जानते हैं आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली साहिबा से। तो फरजाना साहिबा, दिलचस्प बात यह है कि कोई कहते हैं ना कोई सरप्राइज नतीजा सामने नहीं आया, कोई हैरत अंगेज बात नहीं हुई। और जो लोग कहते हैं जी असल जो बगावत हुई थी वो तो तहरीक इंसाफ में हुई थी, अलीमीन गंडापुर साहब को क्या जतन करने पड़े इस किस्म का नतीजा लाने के लिए? बहुत शुक्रिया आमिर, आपने ये जो सवाल किया है तो वाकई ये अलीमीन गंडापुर साहब की एक बहुत बड़ी जीत है। और वो इस पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बहुत ज्यादा एक टफ सिचुएशन से गुजरे हैं, लेकिन बहुत कामयाबी के साथ खेला है। अब कहीं किसी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाकर, कहीं किसी को कुछ और ओहदा देकर, कहीं कोई मामला तय करके, या फिर बड़े लीडरों के जरिए ये बातें लोगों को पहुंचा के कि जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक और उनकी मंशा के मुताबिक हो रहा है। और चाहे वो कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं या जिस तरह से उन्होंने इस मामले को डील किया है, लेकिन बहुत के साथ डील किया है। और जो असल में डील हुई थी अपोजिशन के साथ, उसको बहुत खूबसूरती के साथ और बड़ी अक्लमंदी के साथ निभा के भी देखा। आज भी हम देख रहे थे कि सुबह से जिस तरह से वो आके खुद इस सारे मामले को देख रहे थे, न सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर, बल्कि अगर मैं कहूं कि अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद जिस तरह मिलके इस सारी चीज को देख रहे थे और उन्होंने एक एक वोट को जिस तरीके से गुजारा है वो भी सारे लोगों को पता है। तो मेरा ख्याल में अलीमीन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो भी खेला है बड़ी खूबसूरती के साथ। अच्छा, अब जो दिलचस्प बात है कि ये जो डील हुई थी हिज़्ब इख्तिलाफ से, इसी पे अलीमीन गंडापुर पे तनकीद हो रही थी। एक तो ये वजह थी, दूसरी ये थी कि बाद ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिसको उनके पार्टी के जो जानिसार थे वो समझते थे कि गलत दिया गया। तो ये दोनों बड़े हसास मामला थे। हैंडलिंग में उन्होंने क्या मैसेजिंग थी अलीमीन गंडापुर साहब के अपने कारकुनों से, अपने जो नुमाइंदे हैं अरकान हैं उनसे क्या कह रहे थे वो इन दोनों चीज़ों इस तनकीद से बचने के लिए? मैंने आपको जैसे कि अर्ज किया कि ये जो मुख्तलिफ लीडर्स फिर हमने देखा कि सामने आ गए और उन्होंने आके उन लोगों को समझाया और बताया कि जो एक शक की फिजा आप लोग कायम कर रहे हो कि ये लिस्ट, सबको तो यही शक था ना कि जो फहरिस्त दी गई है इनफैक्ट ये इमरान खान साहब की तरफ से लाई हुई फहरिस्त नहीं है, कहीं और बनाई गई है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो मेन मसला यही था कि लोग बैरिस्टर के ऊपर जो है और शक कर रहे थे, लेकिन बार बार यही उनसे कहा जा रहा था कि बैरिस्टर साहब खुद से ये लिस्ट बना के नहीं ले आए हैं, बल्कि ये बकायदा वो खान साहब के पास लेके गए और उन्होंने इसकी मंजूरी दी और फिर आके ये सारा कुछ किया गया है। तो वो लोगों को मेरा ख्याल में जो एक शक शुबा था वो दूर हो गया। फरजाना ये बताइए कि अलीमीन गंडापुर साहब ने जो नाराज अरकान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात किसी न किसी तरह दूर किए, क्या जब आपकी कुछ नाराज उनसे बात हुई नाराज अरकान से, वो क्या कह रहे थे? जी, मेरी सुबह ही दो बड़े अहम किस्म के नाराज अरकान से बात हुई जो बहुत ही एक्टिव रहे हैं इस सारे मामले में। और जितनी भी हमारे गुफ्तगू हुई उसमें आप यकीन करें कि एक मौका पर तो वो रो भी पड़े
और उनका यही कहना था कि अगरचे हम अपने फैसले से पीछे जरूर हट गए हैं, लेकिन जिस नजरिए पर हम कायम थे और जो हम समझते हैं उस पर हम अभी भी कायम है। बहुत सारे सीनियर रहनुमाओं ने हमें कॉल की, हमसे राब्ता किया, हमारे पास आए और उन्होंने हमें बताया कि आपका ये इस तरह से खड़े होना और अपने कागजात वापस ना लेना और पार्टी के अगेंस्ट इनफैक्ट खड़े होना, जो कि वो समझते हैं कि वो पार्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो कह रहे थे कि पार्टी के अगेंस्ट खड़े होना एक एक पॉइंट पर असर डालेगा। और खास तौर पर मुझे जिन्होंने बात की उन्होंने कहा कि उन दोनों को जो मिसाल दी गई वो दो लोगों की दी गई। एक उन्होंने मुराद सईद की मिसाल दी और फिर फैसल की मिसाल दी और कहा कि मिसाल के तौर पर अगर हम मुराद सईद को देखें, और ये बात मैं आपको बता दूं कि एमपीएस को भी बताई गई है कि मुराद सईद ने कितनी कठिन लाइफ इस वक्त वो गुजार रहे हैं और उन्होंने कुर्बानी दी है खान साहब के लिए, इस पार्टी के लिए। और अगर की जिद उनके लिए मुश्किल का बायस बन गई या किसी ऐसे हमारे कैंडिडेट के लिए मुश्किल का बायस बन गई तो फिर बहुत ज्यादा मसाइल हो जाएंगे। अच्छा, ये आपने खुद ही नाम ले दिए, मैं ये नाम लेने वाला था कि फैसल जावेद, मुराद सईद तो बड़े कमिटेड उनके वो हैं ना चेहरे हैं पीटीआई के। किन चेहरों पे ज्यादा इतराज था? मतलब ज़ाहिर इन पे तो ये लोग तो गैर मुतनाज़ा हैं तहरीक इंसाफ की सफ़ों में, जिन चेहरों पे इतराज था वो कौन थे? नहीं, इन चेहरों पे इतराज नहीं। जी, इन चेहरों पे एतराज नहीं था। एतराज 3 नामों पे था, एक मिर्जा अफरीदी, तला महमूद और फिर एक दिलावर खान। वो समझते हैं कि इन लोगों के लिए जो हम कर रहे हैं, या फिर एक बहुत बड़ा स्टैंड जो लिया जा रहा था वो ये लिया जा रहा था कि वो अपोजिशन जिनको हम फॉर्म 47 की पैदावार कहते हैं, जिनके लिए हम ये समझते हैं कि इनकी वजह से हमारे रहनुमा जेलों में है, हमारे बानी जेल में है, इतना कड़ी जेल वो काट रहे हैं, और साथ ही साथ जिनकी वजह से हमसे इलेक्शन छीना गया, आप उनके लिए खड़े हो रहे हैं। और फिर उनके कहने पर या जिसके कहने पर भी उनको शक है कि ये जो 3 नाम है ये ना सिर्फ अपोजिशन के नाम है बल्कि विद इन पार्टी जो नाम है वो स्टैब्लिशमेंट का नाम है, और उनके लगाए हुए लोगों को आप चाहते हैं कि हम जीतवाएं। लेकिन ये क्या बैकग्राउंड क्या है? क्यों पीछे हट गए? तो उन्होंने, अगर आप मुझे बताइए, मिर्जा अफरीदी साहब हो गए, तला महमूद हो गए साहब हो गए और एक और आपने नाम लिया, क्या बैकग्राउंड इनका? क्या तहरीक इंसाफ, दिलावर साहब कि इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से पुराना नहीं है? क्या इन पे किस चीज़ के शक शुबा है इन पे जो लोग खुश नहीं है इनके ऊपर, इन नामों पे? नहीं जी, मिर्जा अफरीदी तो खैर पीटीआई के कैंडिडेट थे, लेकिन तला महमूद जो है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट है और दिलावर जो है वो जेयूआई के कैंडिडेट है। तो वो ये कह रहे थे कि एक तो सिर्फ मैंने जैसे आपसे अर्ज किया ना, एक तो ये है कि आप अपोजिशन के साथ क्यों बैठ रहे हो और उस अपोजिशन के साथ बैठ रहे हो जिसको आप सारी उम्र हम 47 का कहते रहे हो, और फिर दूसरा ये जो जिन लोगों को आप खड़ा कर रहे हो वो तो किसी और के लगाए हुए लोग हैं और वो पैसे से आने वाले लोग हैं। तो ये एक जो चीज है, ये के पीछे पैसा चल रहा था और बहुत सारे मसाइल हैं। तो शक जो था ना वो सिर्फ एक नहीं था, एतराज जो था वो सिर्फ एक नहीं था, एतराज भी बहुत सारे थे। अपने लोगों पर कोई एतराज नहीं था। वो मैं आपसे कह रही हूँ ना, उन्होंने कहा हम अगर रात को अपना फैसला वापस लेते हैं तो वो सिर्फ हमने मुराद सईद की वजह से अपना फैसला वापस लिया, हमने अपने उन लोगों की वजह से फैसला वापस लिया जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, पीटीआई के लिए कुर्बानियां दी। तो ये एक जो मामला था वो जो नुकात थे वो एक तो वो 2-3 कैंडिडेट्स जो बाहर के दूसरों कैंडिडेट थे, और दूसरा ओवरऑल एक बिग पिक्चर जो थी वो ये कि हम इन अपोजिशन के साथ। मेरा आखिरी सवाल कि क्या इन इंतखाबात के बाद, सेनेट इंतखाबात के बाद अली अमीन गंडापुर मुस्तहकम हुई है? उनके बारे में जो क़यासराई हो रही थी कि जी विद इन द पार्टी बहुत ज्यादा ऑपोजिशन है, लेकिन उन्होंने डिलीवर तो करके दे दिया। जी बिल्कुल, अब तो जो एक तस्वीर दिखाई जा रही थी और हम भी देख रहे थे, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं भी अक्सर कहा करती थी कि तकरीबन 20 एक लोग ऐसे हैं जो कि खुश नहीं है इस सारे मामले से, इस सारे सेटअप से, या पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है उससे वो लोग खुश नहीं थे। लेकिन जिस तरह भी सही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने उन्हें राम कर लिया है। अब वो जो एक इनके ऊपर तलवार लटक रही थी कि हम अक्सर कहते थे कि
सेनेट का इलेक्शन वाजे करेगा अली अमीन गंडापुर साहब के आइंदा के मुस्तकबिल को। तो मेरा ख्याल में वो एक सवालिया निशान फिलहाल तो हट गया है, क्योंकि उन्होंने फिलहाल वो सवालिया निशान हट गया। बहुत बहुत शुक्रिया फरजान अली साहिबा। नाज़रीन, बड़ा अहम सवाल ये कि क्यों इस मुल्क में जो है सेनेट के इंतखाबात हर मरतबा जो है किसी न किसी तनाज़े के शिकार हो जाते हैं, और क्या इस्लाहात की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे लेकिन वक्फे के बाद। वक्फे पे जाने से पहले आप एक पैकेज मुलाहिज़ा फरमाइए कि जिसमें कुछ सेनेट की जो कहते हैं ना इलेक्शन की तारीख है उस पर बात हुई है। जब भी सेनेट इंतखाबात आते हैं तो मीडिया पर सियासी जोड़ तोड़ और पैसों के इस्तेमाल की खबरें आने लगती हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये इंतखाब होता कैसे है और इसमें पैसा चलने के इल्जामात क्यों सामने आते हैं। आपको केपी असम्बली के 6 अरकान की थैले भरकर पैसे लेने की वीडियो तो याद होगी जो 2021 में मंजर आम पर आई थी। बताया गया था 2018 के सेनेट इलेक्शंस में वोटों के बदले उन्हें ये कीमत अदा की गई। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग और भारी रकम से फाटा मेंबरान की खरीदारी कोई नई बात नहीं, मगर पहली बार इसका वीडियो सबूत सामने आया था। पीटीआई ने अपने इस नुकसान पर पहली बार 20 MNAs को सेनेट इलेक्शन में पार्टी वफादारी बेचने पर निकाल बाहर किया था। इमरान खान ने कहा था 1 वोट के लिए MNA को 4 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। इस बार भी केपी के 11 सेनेट नशिस्तों के इंतखाबात पर बड़ा शोर उठा। JUI के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला ने इंकशाफ किया था कि सेनेट की सीट की बोली 22 करोड़ रुपए लगी, जो बढ़ भी सकती है। एक MPA के 4 वोट है, 4 वोट की कीमत 22 करोड़, और ये बढ़ भी सकता है, ये कीमत बढ़ भी सकती है, इजाफा भी हो सकता है। तमाम सियासी जमातें सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बोलती तो हैं, मगर होता बिल्कुल बरअक्स है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 2006 में मीसाके जमहूरियत पर दस्तखत करते हुए हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने का ऐलान किया, मगर अमली तौर पर ऐसा न हो सका। सेनेट का क़याम 1973 में अमल में लाया गया। उसे बनाने का मकसद ये था कि छोटे सूबों की महरूमी खत्म की जाए और उन्हें बराबर की नुमाइंदगी दी जाए। साथ ही सीनियर अरकान को अहम कानून साजी के लिए मुनासिब वक्त फराहम करना भी इसका मकसद था, मगर ऐसा कभी न हुआ। हर 3 साल बाद सेनेट इलेक्शन के नाम पर खरीदारी की मंडी लगने लगी। ज्यादातर ना तजर्बाकार और पार्टी के मनपसंद पैसे वाले लोग सेनेटर मुंतखब होते रहे। ना सूबों से बराबरी नुमाइंदगी हुई और ना ही सेनेटर का ताल्लुक उस सूबे से होने की शर्त पूरी हुई। मिसाल के तौर पर 2003 में कराची के प्रोफेसर खुर्शीद को खैबर पख्तूनख्वा में MNA कोटे पर पेशावर से सेनेट इलेक्शन लड़वाया गया। 2015 में केपी से ताल्लुक रखने वाले बैरिस्टर सैफ को MQM के जरिए सिंध से सेनेटर मुंतखब करवाया गया। यही वजह है कि केपी और बलूचिस्तान हॉर्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मंडियां बन गई, क्योंकि यहाँ कम वोट पर सेनेटर मुंतखब होते हैं। सन 2003 में बलूचिस्तान असम्बली के एक रुकन ने उस वक्त सियासी हलकों को हैरान कर दिया जब उन्होंने वोट के लिए दी गई रकम वापस कर दी थी। सेनेट इंतखाबात मुल्क के नाकिस जमहूरी निजाम की खामियों का मजहर हैं। उम्मीदवार का इंतखाब ताकतवर पार्टी सरबराहान खुद करते हैं। वफादारों और चहीतों को ऐवान में जगह दी जाती है। वफादारियां रातों रात बदल दी जाती हैं और कई बार पुराने लोग किसी नए झंडे तले फिर ऐवान में वापस आ जाते हैं। पैसे से न सिर्फ पार्टी का टिकट खरीदा जा सकता है, बल्कि एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर सेनेट की नशिस्त भी खरीदी जा सकती है। पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात के बारे में अमूमन कहा जाता है कि इसमें सलाहियत और काबिलियत से ज़्यादा पैसों, रिश्तेदारियों और ताल्लुकात पर इन्हिसार किया जाता है। क्या इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ है? बड़ी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम ने टिकटों की तकसीम के सिर्फ पार्टी वफादारियों और सलाहियतों की बुनियाद पर किए। पेश नज़र कुछ और भी मामला थे। बात करने के लिए हमने जहमत दी है मोहम्मद अली दुरानी साहब को। साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं जो बतौर सेनेटर कम से कम 10 बरस तक पाकिस्तान के ऐवान बाला से मुंसलिक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो आपने यकीनन जो सेनेट के ताज़ा तरीन राउंड हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, आपने इसका मुशाहिदा तो किया होगा। क्या साराइयाँ ज़ोरों पर हैं, तनाज़े हो रहे हैं? उससे पहले मैं समझता हूँ कि वोटिंग से पहले हो रहे थे। क्या कहेंगे, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर देखें, इलेक्शन ये थे और जैसे हमेशा होते हैं वैसे ही इलेक्शन थे
और इसमें चूंकि देखें 2 किस्म के इलेक्शन होते हैं, एक होता है जो टिकट की बुनियाद के ऊपर अवाम के पास कैंडिडेट जाते हैं, और सेनेट के इलेक्शन जो होते हैं वो टिकट की बुनियाद के ऊपर जो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं उनके पास कैंडिडेट जाते हैं। ठीक है, टिकट का अख्तियार जो है वो पार्टी के पास होता है, इसलिए जो पार्टी का अख्तियार इस्तेमाल होता है वो तो हमने यूजुअली देखा है कि वो पार्टी लीडर की अपनी तरजीहात की रोशनी में होता है, वो अपनी पसंद हो या वो खानदानी ताल्लुक हो या कोई और डिपेंडेंसी हो, उसी की बुनियाद के ऊपर होता है। जब अवाम के पास जाना होता है तो एक बड़ा होराइजन होता है जिसमें अवाम ने वोट देने होते हैं, उसमें ज्यादा मार्जिन्स होते हैं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं जिसमें कि मुंतखब लोग जो है वो फर्दर मुंतखब करते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी स्पेस कम। अब यहाँ से वो दिलचस्प सूरत हाल आपको देखने में मिलती है जो सेनेट में आती है। सेनेट में चूंकि कम लोगों ने वोट देना होता है, उन लोगों ने वोट देना होता है जो पहले से इलेक्टेड होते हैं, इसलिए लीडरशिप जो है 2 रास्ते इख्तियार करती है। तो वो ऐसे कैंडिडेट्स को लेके आती है जो कि वोट देने वालों के जो मफादात हैं उनका ख्याल रखते हुए उनके वोट को यकीनी बना सके। ठीक है। और दूसरी सूरत ये होती है कि अगर पार्टी ग्रिप बहुत ज्यादा हो तो पार्टी अपने नुमाइंदों को दे के अपने लोगों को फोर्स करती है। लेकिन अब मैंने जो रिसेंट जो ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पार्टियां जो है वो आपस में ज्यादा करीब होती हैं बनिस्बत अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के आपस में। लेकिन अभी तक आप देख लें कि इस इलेक्शन से पहले कभी भी कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन नहीं हुई ऐसी जो कोई नतीजे तक पहुंची। दुरुस्त। ये पहला इलेक्शन है जिसके अंदर पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन इस नतीजे तक पहुंची कि कैंडिडेट्स जो तय किए गए वो उतने ही तय किए गए जितनी सीटें थी और उतने ही इलेक्ट हो गए जितनी सीटें थी। इसका मतलब ये है कि इलेक्टोरल को जो मुंतखब करने वाला इदारा था उस पे ट्रस्ट नहीं किया गया, बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी जो एडजस्टमेंट थी उसके मुताबिक जो है सीटों को आपस में बांट लिया। तो ये अब एक अरसे से ये निजाम भी चल रहा है। ये आप समझते हैं कि ये जो है एक कदम आगे आए हैं हम लोग, इस मामले पे पीछे हटे? क्योंकि क्या वजह है कि अपने मतलब है आप अरकान पे भरोसा नहीं करते, और उससे पहले जो सेनेट के टिकट देने का अमल होता है उसके बारे में बहुत सारे सवालिया निशान होते हैं। ठीक है, चंद वफादारों को दे दिया, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि नवाजा भी जाता है, फिर इल्ज़ामात लगे, इस बार भी लगे इल्ज़ामात तो कि जी पैसे ले लिए, फला जो था वो धन वाला था इसलिए उसको टिकट मिला। जनाब मिले, देखिए मेजॉरिटी टिकट्स जो रवायती पार्टियां देती हैं वो तो देती ही धन वाला, ठीक है ना जी। अच्छा, कुछ पार्टियां जो अब नई आई हुई हैं वो यकीनन उनकी लीडरशिप जो है वो चंद इवन पुरानी भी कोई एक आधा फर्द ऐसा ले आती है जो कि उनका लॉयलिस्ट होता है और जो धन वाला नहीं होता बल्कि पार्टी की धौंस के जरिए उसको इलेक्ट करवा दिया जाता है। तो ये एक इस वक्त तक की रवायत है। लेकिन ये जिसकी तरफ ये मतलब निशानदेही कर रही है ये सारा अमल, वो ये है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसके ऊपर ना पार्टियों का एतबार है और ना ही अवाम का एतमाद अब बाकी रहता जा रहा है, और खुद जो लीडर है उनका भी एतमाद नहीं है अपनी पार्टियों पर और अपने लोगों पर। वो भी अपने मफाद के गिर्द ही फैसला करते हैं और उसी मफाद के गिर्द ही वो वोटों की आगे पीछे। बड़ा दिलचस्प मैं देख रहा था कि हाफिज अब्दुल्ला जैसी शख्सियत जो है वो कह रहे थे कि जी इतने करोड़ की बोली लग रही है, पता नहीं इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और भी बात लोगों ने कहा, ऑन द रिकॉर्ड कहा कि जी करोड़ों इस इलेक्शन में भी। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है? वाकई इस हद तक जो है हमारा निज़ाम जो है पस्त हो चुका है? और आपने जो मुशाहिदा किया कि तहरीक इंसाफ, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम, इनके टिकट बांटने के तरीके में फ़र्क है या बिल्कुल एक जैसा ही है? कोई मतलब है जी? देखें जी, फ़र्क तो किसी में भी नहीं है।
मतलब नून के अंदर फैसला जो होता है वो ज्यादातर मतलब खानदान की बुनियाद के ऊपर होता है, लेकिन वो खानदानी जब लोग एडजस्ट हो जाते हैं उसके बाद जो खानदान के लॉयलिस्ट्स होते हैं उनको भी टिकट दे देते हैं। अच्छा जी, जो पीपल्स पार्टी के अंदर जो सिंध में फैसले होते हैं वो फैसले और बाकी जगहों के फैसले वो भी अपनी पार्टी लीडरशिप से लॉयल्टी की बुनियाद पे होते हैं। हाँ, 2-4 कैंडिडेट ऐसे भी आ जाते हैं। बलूचिस्तान जाओ तो वहाँ पैसे का रोल बहुत ज्यादा नजर आता है। बाकी जगहों पे 2-4 उम्मीदवार ऐसे ले आए जाते हैं जो कि पार्टी के लिए, वर्कर के लिए सिंबल होते हैं कंपैरेटिव की पॉपुलैरिटी का, और बाकी जो आम होते हैं वो तो वो ही रह जाता है जो कि मतलब जिनको हम देख रहे हैं और जिनको हम समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे अब इस दफा के इलेक्शन में जो अब हुए हैं उसके ऊपर अगर आप देखें तो ये भी हमें सामने आता है कि हम पार्टियां जो हैं वो किसी सूरत में भी, मतलब मैंने तो आज एक जगह कहा, मैंने कहा इस दफा भी देखो जो इस्तेसाल हुआ है वो गरीबों का हुआ है। मतलब पार्टी लीडरों की निस्बत पार्टी के जो एमपीएस हैं वो ज्यादा गरीब है, ठीक है ना। तो गरीबों का माल धाल बनने का कोई इम्कान था तो वो इम्कान बंद कर दिया गया पार्टी के इलेक्शंस को क्लोज करके। किसी और ने फायदा उठाया। अच्छा, आपने एक तवील वक्त सेनेट में गुजारा, क्या वजह है कि सेनेट इंतखाबात और ये इल्जामात के पैसे चले हैं, ये साथ साथ चलते हैं, इस चीज से पाकिस्तान का वो कहते हैं इलेक्टोरल सिस्टम बाहर नहीं आ पा रहा? देखिए, इलेक्टोरल सिस्टम में जो सेनेट का इलेक्शन है उसके बारे में, अब अमेरिका में भी सेनेट का इलेक्शन होता है। सेनेट के इलेक्शन का मैं तो समझता हूँ कि रुख ये डिमांड करती है कि एक तो फाइनेंस बिल सेनेट के अंदर जाना चाहिए क्योंकि उसमें तमाम सूबों के बराबर की नुमाइंदगी होती है, और दूसरा सेनेट के जो मेंबरान हैं उन्हें भी पब्लिक से इलेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। आपकी डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। अब ये है कि आ गए और आने के बाद आ गए, और मैं तो इस चीज का बहुत ही कायल हूँ कि पार्टी जब टिकट्स देती है तो टिकट देने का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को उसको मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो यह है कि जी स्वीट विल ऑफ द पार्टी लीडर जो है उसके ऊपर टिकट दे दी जाती है और वो टिकट जो है बस वो हासिल होती है। तो इसलिए इस वक्त पार्टियों के अंदर जो शख्सी एलिमेंट, और अब तो मरूसियत का एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया है कि अब तो मतलब पैदा होने वाले बच्चे तक जो है उनकी सीटें पक्की हो चुकी हैं, उनकी पोजीशंस डिफाइन हो चुकी हैं। अभी चूसनी मुंह में होती है तो उसके लिए ओहदा उसके सर पे सजा दिया जाता है। तो मतलब ये सियासी, और मैं आपको बताऊं यही वो वजह है जिसकी वजह से कभी आपको हाइब्रिड होना पड़ता है और कभी आपको जो है मुकम्मल तौर पे आजादियों से महरूम होना पड़ता है। हकीकत में यह है कि सबसे बड़ा मार्शलाई ज़हन जो है वो खुद सियासी कायदीन का है, सियासी जमातों की कमजोरी, आपका ये कहना है। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, वरना तो एक आसान है कि भाई ये क्यों नहीं हो सकता इस तरह के रिफॉर्म। एक तो ये आप फरमा रहे हैं कि जी बरह रास्त इलेक्शन हो जाए या हर जमात की नशिस्तें कितनी, तो उसके हिसाब से जो है वो लोग नामजद करते हैं। ये झमेला पड़ा ही नहीं कि जी एमपीए को वोट डालना है, कि अगर आपको साफ शफाफ करने को उसमें भी, लेकिन फिर जी देखें अब ये जो जब सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं तो एवोल्यूशन के साथ उन्हें ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए। देखिए अब दुनिया के अंदर टिकट देने का प्रोसेस जो है वो पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस के नतीजे में होता है। मतलब स्वीट विल ऑफ द लीडर ऑफ द बच्चा ऑफ द लीडर, बच्चा ऑफ द लीडर, बच्चा ऑफ द बच्चा ऑफ द लीडर, मतलब दिस इज नो क्राइटेरिया ऑफ गिविंग टिकट्स और गिविंग अथॉरिटी टू समबडी इन द पार्टी। सियासी जमातें हमारी जमहूरी नहीं है, बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया। क्या महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ जो है जमहूरी जो सफ़र है वो आगे बढ़ रहा है, जामिद है, या पसपा हो रही है हमारे मुल्क में जमहूरियत? देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जमहूरियत का हालत है और जो इस वक्त जमहूरी क़यादतों का हाल है और जिस तरीके से वो भीख के अंदर अपनी इक़्तिदार लेके आती हैं और भीख में लेने के बावजूद जो है वो ये फिक्र नहीं करती कि हमें परफॉर्म करना है या हमें उन लोगों को खुश करना है जिन्होंने ना खुश ना होने की वजह से हमें वोट नहीं दिया, बल्कि वो पूरी कोशिश करती है कि उनको तो एक साइड पे रखें और अपने सफ़े के ऊपर भागते हुए जो है आगे बढ़ते जाएं। मतलब वो एक पेज का हाइब्रिड निज़ाम का, और वो समझते हैं कि जहां ताकत है वहां से इक़्तिदार हासिल कर लो तो यही सबसे बड़ी ताकत।
और मैंने ये देखा है कि जब आप ताकत के चश्मे से ताकत लेना शुरू कर देते हैं और आवाम के बजाय किसी और से ताकत लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर दुनिया चाहती है कि वही लोग ताकत में आ जाएं जो इनको ताकत दे रहे हैं। और ये सफर हमने कितनी दफा जो है वो तरक्की माकूस की तरह जो है वो कितनी दफा तय किया है, लेकिन मतलब जमीन जुम्बत ना जुम्बत गुल मोहम्मद नहीं समझता, गुल मोहम्मद जुम्बित नहीं कर रहा। वाकई आपने बड़ा, मेरे ख्याल में पंच लाइन यही है कि दायरों का सफर जारी है और घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मसला कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं जमहूरियत का चाप करते रहते हैं, सुबह शाम तस्बीह पढ़ते रहते हैं, लेकिन सियासी जमातों में जब खुद जमहूरियत नहीं है और वहाँ पे जो है फैसलों का जो तरीक़ेकार है वो चंद अफराद तक महदूद है, चंद ख़ानदानों तक महदूद है, या उनके कहते हैं ना लॉयलिस्ट या उनकी किचन कैबिनेट तक महदूद है, तो फिर तो हमारी यहाँ जमहूरियत जो है टेढ़ी ही होगी और उसका जो फल है वो कभी भी आवाम तक नहीं पहुँचेगा। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है 15 माह की ताख़ीर के बाद बिलाखिर सेनेट इलेक्शन हो गए, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें हैं जो अमूमी तौर पर सवाल उठा रही हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात होते हैं उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कहना है कि बाज़ औक़ात जो है कहीं पे पैसा चलने के इल्ज़ामात आते हैं, कहीं पे ये क़यासराई होती है कि जनाब मेरिट पे जो है या क्वालिफ़िकेशन पे जो है टिकट्स नहीं दिए जा रहे, पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों की मर्ज़ी होती है चंद अफराद की कि जो नामज़द करती है, तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है बड़ा फ्लॉड है। बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है अहमद बिलाल महबूब साहब को, पिलडेट के सरबराह हैं, फाउंडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब अपना कीमती वक्त देने का। सेनेट का जो आज इंतखाबात हुए, एक तो सबसे पहले बताइए कि क्या आपका मुशाहिदा है इसके बारे में, और क्या आप मुतमईन हैं, खुश हैं, कि या जो लोग नुक्ता इतराज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ में आप आवाज़ मिलाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरी खुश होने के दो असबाब हैं। पहली बात तो ये है कि दो पार्टियों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया था जिसकी वजह से बिला मुकाबला उनके कैंडिडेट मुंतखब हो गए और किसी को फिर उनको वोट देने के पैसे वसूल करने का कोई मौका नहीं मिला। यानी मुझे यकीन नहीं है कि कुछ लोग पैसे लेते होंगे, लेकिन बहरहाल उस पर एतराज़ किया जाता है। तो अगर कोई लेन देन किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, किसी ने भी, सॉरी मैं कथा कलामी कह रहा हूँ, किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि वो जो है गरीब एमपीएस को फ़ायदा होते होते रह गया, फ़ायदा कहीं और हो गया। अब ये वल्लाह आलम। जी 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 दिलचस्प फिक्रा है जी। मेरा ख्याल ये है कि पहली बात तो ये है कि वो जो हम हॉर्स ट्रेडिंग के और रिगिंग के इल्ज़ामात लगाते थे कि बिक गए और उसने इतने पैसे लिए, उतने इतने करोड़ लिए, एक तो ये मुझे खुशी है कि वो नौबत नहीं आई। अच्छा। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत शदीद ये ख्वाहिश रखते हैं कि पीटीआई और पीटीआई के मुखालफिन जो सियासतदान हैं उनके दरमियान कोई मकालमा, कोई बातचीत, कोई कंप्रोमाइज़ की कोई शक्ल निकले। तो ये जो आपस में इन्होंने बातचीत की है और कामयाब बातचीत की है, फिर एक एग्रीमेंट भी किया है और उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट भी किया है, तो ये मेरे ख्याल में इस लिहाज से खुश आइंद है कि इससे फ्यूचर में कोई बातचीत का रास्ता निकल सकता है, कोई आपस में कंप्रोमाइज़ की सूरत पैदा हो सकती है जिससे मुल्क में भी तनाव कम होगा और शायद बानी पीटीआई के भी जेल से बाहर निकलने की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पे मैं खुश हूँ। नहीं, बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ठीक है वोटिंग के दिन जो है वो कोई लेन देन नहीं हुआ, लेकिन टिकट जिस तरह से अवार्ड किए जाते हैं हमारे यहाँ, उसके ऊपर लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं कि चले पैसे नहीं भी चले तो पता चला किसी ने मतलब है अपने किसी मंजूर नज़र को दे दिया, किसी ने अपने फर्जंद को दे दिया टिकट या दिलवा दिया टिकट। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क जो है वो उठाती है, सवालिया निशान उठाती है। फिर तहरीक इंसाफ में खुद बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो थी कि कुछ जिस तरह से टिकट बांटे गए खुश नहीं थे लोग, वो नहीं कह रहे थे कि जी मेरिट पे और हमारे जो जेन्युइन लोग हैं उनको टिकट मिले हैं। जी देखिए, ये बात हो सकता है दुरुस्त हो। कई पार्टियां ऐसी हमारे मुल्क की, हमने उनके एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वो जमा कराते हैं हर पार्टियां हर साल, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जी इलेक्शन कमीशन को, उनका हमने पिछले 10-12 साल से तज्जिया कर रखा है। तो चंद पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके जो इनकम का बड़ा सोर्स वो कैंडिडेट्स की तरफ से दिए जाने वाले पैसे हैं जो वो फीस मुकर्रर करते हैं
उससे वो फीस भी काफ़ी बड़ी होती है, लाखों में होती है बाज़ औक़ात, तो वो उनसे पार्टी का कारोबार चलता है। तो ये हकीकत है कि ये ऐसे मौके पे वो जो पार्टी किसी को टिकट देती है, खा वो नेशनल असम्बली का हो, खा वो सूबाई असम्बली का हो, खा वो सेनेट का हो, तो मैं ये सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, वो ये देखती है कि वो कौन उनमें से उन्हें पैसे दे सकता है, डोनेशन दे सकता है, और दरख्वास्त के साथ पैसे दरख्वास्त के साथ पैसे लिए जाते हैं, एप्लीकेशन के साथ भी लिए जाते हैं। लेकिन फिर यहीं पे लोग सवाल करते हैं, नुक्ता इतराज़ जो उठाते हैं कि वो कहते हैं जी यही वजह है कि इन इंतखाबात के जो अमल है उसमें एक इस्लाहात की ज़रूरत है, और बाज़ लोग कहते हैं जी बिल्कुल बरह रास्त इंतखाबात हो या दुनिया के जो दीगर ममालिक की तरह पार्टी के अंदर इंतखाबात के बाद जो है आपको टिकट मिल रहा हो, ना कि दरख्वास्त देने के बाद या चंद लोगों की खुशामद करने के बाद या उनको डोनेशन देने के बाद। जनाब साहब, ये बराह रास्त इलेक्शन तो इसका हल हो नहीं सकता ना। अगर इलेक्शन हो भी जाए तो क्या MNAs के जो इलेक्शन है वो बराह रास्त नहीं होते? उनको टिकट के भी पैसे लिए जाते हैं, कई लोगों का इल्ज़ाम है उनके ऊपर, और आपने देखा था कि जी हाँ, तो वो इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल ये है कि पार्टी की जो क़यादत है वो मेरिट के ऊपर ऐसे लोगों को वोट दे जो काबिल हों, जो अच्छे हों, जो पार्टी को सही रिप्रेजेंट कर सकते हों। लेकिन पार्टी की क़यादत अगर उसके नज़दीक कोई दूसरी चीज़ें बहुत अहम हैं, तो फिर वो बराह रास्त भी इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? वो तो पार्टी टिकट के पैसे अगर चार्ज करने हैं तो उस वक्त भी करेंगे। तो मसला जो है महबूब साहब, जो मैं समझूँ और हमारे नाजरीन समझें, वो ये कि जी हमारी यहाँ सियासी जमातों की साख्त में मसला है, उनके अंदर कोई मतलब हमारे यहाँ ऐसे कवानीन होने चाहिए कि उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी को इंश्योर किया जाए, मेरिट को इंश्योर किया जाए। क्या उसके लिए भी क्या करना होगा उसके लिए? देखिए, सियासी पार्टियों के अंदर भी मसला है, लेकिन उस मसले की एक बड़ी वजह यह है कि जो वोट देते हैं पार्टियों को, उनके अंदर बड़ा मसला है। वो पार्टियों को वोट नहीं देते, वो पार्टी के प्रोग्राम को वोट नहीं देते, वो पार्टी के हेड को वोट देते हैं। और वो जब भी कहते हैं कि जी जमहूरियत की कामयाबी के लिए तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है, मिडिल क्लास का फैलना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी ये चीज़ें नहीं है। मेरा आपसे आखिरी सवाल जाते जाते, आपका क्या मुशाहिदा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है जमहूरियत आगे बढ़ रही है, मुंजमद है, या पसपा हो रही है ओवरऑल? देखिए, ये जो इदारे हैं बैनुल अक़वामी, वो जो जमहूरियत को मॉनिटर करते हैं मुस्तकिल, हम तो सिर्फ पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन वो बैनुल अक़वामी तौर पे करते हैं। उनके मुताबिक भी बैनुल अक़वामी तौर पे भी जमहूरियत पसपा हो रही है, और पाकिस्तान में भी जमहूरियत डिक्लाइन का शिकार है। यहाँ जो उनको स्कोर मिलता है, जो रैंक होता है, वो पिछले चंद सालों में उसके अंदर तनज़ली आई है। खा वो फ्रीडम हाउस हो अमेरिका का, खा वो इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट हो, इन सब के नज़दीक जो भी इसको काउंट करते हैं, वो बैनुल-अक़वामी तौर पे भी बहुत तनज़ली आई है, और बड़ी दुनिया के ममालिक हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका के अंदर भी वो कहते हैं डेमोक्रेसी में डिक्लाइन आया है, और पाकिस्तान में भी डिक्लाइन हो रहा है, और इंडिया में भी डिक्लाइन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने कही कि जमहूरियत जो है पूरी दुनिया में जो है पसपाई का शिकार है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करें, हमें खुश नहीं होना चाहिए कि जी भारत के मुतालिक भी कहा जा रहा है, वहाँ पे कम से कम अच्छी बात ये भारत में कि वहाँ पर सियासी जमातें जो हैं वो कम से कम मजबूत हैं। वहाँ पे उस तरह से मौरूसी सियासत की गिरफ्त नहीं है कि जो आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में नज़र आएगी। तो कम से कम यहाँ पर जो जिम्मेदारी असल जाती है वो हमारी सियासी जमातों की जाती है कि वो जमहूरियत का हर वक्त कहते हैं राग अलापती हैं, लेकिन ख़ुद जो है वो जमहूरियत से दूर हैं। कब सिरात मुस्तकीम पर आएंगी, ये मेरा भी सवाल है और आपका भी होना चाहिए। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।